हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए एक और प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। जो हमारी इंडियन इकोनॉमी चल रही थी तो उसके 9 प्रैक्टिस सेट हो गए थे और ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 10वां होगा। और मैंने बताया था जब भी नेक्स्ट वीडियो आएगी तो उसमें हम देखें पंचवर्षीय योजना, बेरोजगारी और ये कृषि वगैरह ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है फ्रेंड्स। अगर आपने ना देखा हो तो जो ये इंडियन इकोनॉमी के नाम से प्ले लिस्ट बना रखी है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं कि विकास और गरीबी वगैरह देखेंगे फ्रेंड्स। जो इंडियन इकोनॉमी में मैंने जो कृषि वगैरह कराया है एकदम डीप में कराया है। अगर थोड़ा बहुत भी मान लो 5-7% रह भी गया है तो हम वहाँ देख लेंगे। जब हम इंडियन ज्योग्राफी देखेंगे तो वहाँ भी कृषि के नाम से टॉपिक बना हुआ है फ्रेंड्स, तो वहाँ हम डीप में जाएंगे फ्रेंड्स। अगर आपने जो हमारे सीरीज चल रही है इंडियन हिस्ट्री की, रामचरण शर्मा की बुक से एंसेंट हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत जो सतीश चंद्रा की बुक से, जो यूपीपीसीएस और यूपीएससी के लिए A1 क्वालिटी की बुक मानी जाती है फ्रेंड्स, तो इन सब बुकों का निचोड़ मैंने प्रोवाइड कराया है। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट की जो प्लेलिस्ट वगैरह है वो भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दी गई है फ्रेंड्स। अगर आपको इन बुकों का क्या कहते हैं MCQ फॉर्म में देखना है तो उसके भी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा फ्रेंड्स। तो ओनली ट्रिक वगैरह के नाम से जो प्ले लिस्ट बनी है, अगर कोई ट्रिक से डाटा देखना चाहता है फ्रेंड्स तो उसका भी लिंक आपको यहीं मिल जाएगा फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन में। तो एक बात पूछना चाहता हूँ मैं फ्रेंड्स, मैं सोच रहा हूँ आपको ना एकदम, जो आपने मेरी हिस्ट्री वगैरह की वीडियो देखी होंगी तो उसमें मैंने लगभग अपना 100% दिया है। एकदम डीप में पढ़ाया है फ्रेंड्स, यानी कि लो लेवल से एकदम अपर लेवल तक पढ़ाया है, पूरा अपना 100% दिया है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ आप लोगों के लिए मंथली करंट अफेयर की वीडियो प्रोवाइड कराऊँ। अगर हिस्ट्री वगैरह मैंने 100% दिया है ना अपना, तो जो मंथली करंट अफेयर की वीडियो आएगी लगभग इसमें मैं 100% से भी ज़्यादा 110% दूंगा अपना। एकदम आप देख के मज़ा आ जाएगा फ्रेंड्स वीडियो को। एकदम डीप लेवल से अपर लेवल तक जाएंगे हम जो मंथली करंट अफेयर आएगी फ्रेंड्स। या फिर आप बताओ तो मैं डेली क्विज भी चला सकता हूँ, किसका, मंथली करंट अफेयर का फ्रेंड्स। जो डेली करंट अफेयर है तो उसका क्विज 10-10 क्वेश्चन भी करा सकता हूँ और मंथली करंट अफेयर फ्रेंड्स वो भी ला सकता हूँ। तो आप बताना कमेंट बॉक्स में आप क्या चाहते हो फ्रेंड्स, क्योंकि मैं वीडियो लाता जाऊँ और आप देखो ना तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है ना फ्रेंड्स, मेरा भी टाइम वेस्ट होगा। और आप लोग अगर देखना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप बता सकते हो फ्रेंड्स। मंथली चाहोगे तो मैं मंथली प्रोवाइड करा दूंगा एकदम डीप में फ्रेंड्स। एक वीडियो बना दूंगा जनवरी से लेकर जो अगस्त तक की फ्रेंड्स। अगर आप चाहोगे तो, अगर सितंबर की चाहते हो तो सितंबर की एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं, अगर आप कहोगे तो जनवरी टू अगस्त एक मास्टर वीडियो बन जाएगी और फिर सितंबर की अलग से बना दूंगा। और चल रहा है अक्टूबर अभी ख़त्म होने में टाइम है फ्रेंड्स। तो आप जैसा भी हो आप बताना एकदम देख के फ्रेंड्स। और बाकी अगर किसी ने और प्रैक्टिस सेट वगैरह लगाने हिस्ट्री वगैरह के या फिर इंडियन पॉलिटी फ्रेंड्स, अगर इंडियन पॉलिटी किसी को देखनी है तो घटना चक्र की बुक से करा रखा है फ्रेंड्स, आप प्ले लिस्ट में जाना। अगर किसी को देखनी है वर्ल्ड ज्योग्राफी या इंडियन ज्योग्राफी तो वो भी घटना चक्र की बुक से आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी फ्रेंड्स। इतनी जानकारी बहुत है मेरे बारे में और अपने चैनल के बारे में फ्रेंड्स। तो कोई न्यू स्टूडेंट वगैरह हो फ्रेंड्स तो थोड़ा सपोर्ट कर सकते हो आप। कंटेंट वगैरह पसंद आता है फ्रेंड्स तो एक लाइक कर सकते हो फ्रेंड्स और सब्सक्राइब कर सकते हो वीडियो के लास्ट में। अगर जब मैं ये वीडियो ख़त्म कर दूंगा, अगर आपको लगे कि हाँ वाकई में ही डीप में पढ़ा है एकदम डीप में फ्रेंड्स, तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, लेट्स बैक डाउन आवर टॉपिक। तो इसमें 100+ क्वेश्चन देखेंगे और जो कि इकोनॉमिक्स का और एग्जामिनर का पालतू क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं फ्रेंड्स पंचवर्षीय योजनाओं से। तो एकदम लो लेवल से अपर लेवल तक चलेंगे फ्रेंड्स। थोड़ा टाइम ले लिया मैंने 2-3 मिनट का आपका फ्रेंड्स, तो थोड़ा आपको बताना भी ज़रूरी है क्योंकि कई लोग होते हैं कि उनको प्ले लिस्ट वगैरह नहीं मिल पाती है फ्रेंड्स, तो उनके सारी प्ले लिस्टों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे इसी वीडियो के फ्रेंड्स। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है फ्रेंड्स। 100+ क्वेश्चन है और थोड़ा तीव्र गति से चलेंगे और लास्ट तक बने रहना, यहाँ से क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा आपका फ्रेंड्स। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या इंश्योरेंस व अनिश्चितताओं से भरपूर होती है फ्रेंड्स। यहाँ पूछ रहा है कि आप किस चीज़ का बीमा करा सकते हो या इंश्योरेंस करा सकते हो, किस किस चीज़ का फ्रेंड्स। तो चलिए देखिए, मान लो कोई कंपनी है उसमें आग लग गई तो उसका माल वगैरह जल गया तो उस माल का इंश्योरेंस हो सकता है। मान लो कोई फसल है फ्रेंड्स तो फसल सूखा पड़ गया या बाढ़ आ गई, तबाह हो गई फसल, तो उसका इंश्योरेंस वगैरह हो सकता है। कोई वस्तु है फ्रेंड्स, तो कोई वस्तु है, कोई कीमती वस्तु है तो आप उसका, एंटीक वस्तु है तो आप उसका इंश्योरेंस करा सकते हो। लेकिन आपने देखा होगा भारतीय समाज में ये फैशन है, हर दिन एक नया ट्रेंड लेकर आता है फ्रेंड्स। फैशन में परिवर्तन वगैरह, जो फैशन बदलता रहता है, हर दिन एक नया ट्रेंड लेकर आता है, तो इसका फैशन की जो परिवर्तन वगैरह है इसका कोई इंश्योरेंस नहीं होता है फ्रेंड्स, समझ गए होंगे। दूसरा क्वेश्चन A1 क्वालिटी का क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस लेके
और ये ग्रुप सी डी के पालतू क्वेश्चन है, ठीक है। तो श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, तो इसका वर्गीज कुरियन का संबंधित है श्वेत क्रांति से, यानी कि दुग्ध उत्पादन से। मत्स्य पालन को नीली क्रांति, ठीक है। पीली क्रांति को तिलहन क्रांति भी कहते हैं, ठीक है। तो चलिए देखें, हरित क्रांति के बारे में आप जानते ही होंगे, नहीं जानते हो तो आगे जान जाओगे, ठीक है। आगे देखिए, नीली क्रांति का संबंध है तो ये मछली उत्पादन से, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तिलहन उत्पादन को कहते हैं पीली क्रांति, ठीक है। आगे देखिए, नीली क्रांति और सफ़ेद क्रांति का संबंध है मछली और दूध उत्पादन से, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, भूरी क्रांति का संबंध है, अगर यहाँ होता उर्वरक उत्पादन से तो वो भी ठीक होता, लेकिन उर्वरक वगैरह ये सब खाद्यान्न में आते हैं, ठीक है। तो खाद्य उत्पादन में वृद्धि से संबंध है भूरी क्रांति का, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, खाद्य उत्पादन से, ठीक है। आगे देखिए, चलिए, जो ये उर्वरक वगैरह हैं, ठीक है, तो ये खाद वगैरह में आते हैं, तो ये खाद्य उत्पादन से हो जाएगी भूरी क्रांति, ठीक है। आगे चलिए, बाकी आप देखते रहिए, ठीक है। ये सफ़ेद क्रांति यानी कि दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। आगे चलिए, ठीक है। स्वर्ण क्रांति, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये कृषि पुष्प उत्पादन से, ठीक है। पुष्पों यानी कि फूलों की कृषि को कहते हैं स्वर्ण क्रांति, ठीक है। कई बार ये साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है, या फिर ये टॉपिक आ जाता है, ठीक है। साइंस में भी पूछ लेता है ऐसे क्वेश्चन, या फिर इंडियन ज्योग्राफी में, या फिर कहीं पूछ लेता है यहाँ इकोनॉमिक्स में। अगर ये पूछ ले कि बीटी कल्चर, ठीक है, बीटी कल्चर क्या होता है, तो अंगूरों की खेती करना या फिर अंगूरों की कृषि को कहते हैं बीटी कल्चर। लेकिन कई बार ये पूछा मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं, बताइए, इसको कहते हैं एपीकल्चर, ठीक है। एपीकल्चर यानी कि मधुमक्खी पालन करना। और पुष्प को क्या कह देते हैं, तो फ्लोरिकल्चर, ठीक है। पुष्प को कह देते हैं फ्लोरिकल्चर। तो समझ गए होंगे, फलों के अध्ययन को कहते हैं पोमोलॉजी, ठीक है। मृदा के अध्ययन को कहते हैं पैडोलॉजी, ठीक है। तो इन सब की ट्रिक के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। आगे देखिए, आर्थिक नियोजन का हिस्सा है, ठीक है। तो ये समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है, तो उसमें आर्थिक नियोजन होता है, ठीक है। आर्थिक नियोजन का मतलब, मान लो कोई कंपनी है सरकार की, ठीक है, तो इसमें प्राइवेट कंपनी भी इन्वॉल्व होगी और सरकार भी इन्वॉल्व होगी, उसको कहते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। मिश्रित, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। समाजवादी अर्थव्यवस्था है रूस की और चाइना की। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसकी है, तो ये है अमेरिका की, ठीक है। जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वगैरह क्या है, तो इसमें कहते हैं, ठीक है, जो रिच लोग होते हैं, ठीक है, वो कंपनी में पैसा लगाते हैं या शेयर मार्केट वगैरह में पैसा लगाते हैं, ठीक है। कंपनी चाहे डूबे, चाहे घाटे में चल रही हो, जनता मर रही हो, भूखनो, ठीक है, तो उन्हें तो जो पैसा लगाया है अपने प्रोडक्ट पर या फिर कंपनी में, तो उन्हें सिर्फ अपने प्रॉफिट से मतलब है, ठीक है। उनको प्रॉफिट का हिस्सा चाहिए, ये होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है। आगे चलिए, 8वां नंबर देखिए क्या कहता है, ठीक है। कौन सी, ठीक है, कौन सी 3 वर्ष योजना अवकाश के नाम से जानी जाती है, ठीक है। तो योजना अवकाश कहते हैं 1966 से लेकर 1969 के बीच, ठीक है। समझ गए हो गए। और ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, योजना अवकाश घोषित किया गया था तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद। और क्यों किया गया था, क्योंकि 1965 में हो गया था पाकिस्तान के युद्ध के साथ युद्ध, ठीक है। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, ये चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का टाइम 1966 से 71 के बीच नहीं है, ठीक है। 1966 से, ठीक है, 66 से 69 के बीच चल रहा था योजना अवकाश, ठीक है। और यहाँ देख लीजिए, कई बार डेट पूछ लेता है कि पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी, तो 51 से 56, द्वितीय चली थी 56 से 61, तीसरी चली थी 61 से 66, ठीक है। लेकिन ये भी इस योजना में बहुत घाटा हो गया था, क्यों, क्योंकि 1962 में चाइना के साथ युद्ध हो गया था, उसके बाद 1965 में, ठीक है, 1965 में हो गया था पाकिस्तान के साथ युद्ध, ठीक है। तो समझ गए होगे, इनको डेट भी देखते चलना, ठीक है। गरीबी उन्मूलन का नारा पंचवर्षीय योजना 5वीं में दिया गया था, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था गरीबी हटाओ का नारा। और यहाँ 6ठी पंचवर्षीय योजना, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कई बार पूछ लेता कि नाबार्ड की स्थापना कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी, 6ठी पंचवर्षीय योजना का नाम याद रखेंगे, ठीक है। 12वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड है ये 12 से लेकर 17, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देखिए, किस पंचवर्षीय योजना, ठीक है, कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 साल की थी, तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना टाइम से पहले ख़त्म हो गई थी, ठीक है। ये 1 साल पहले ख़त्म हो गई थी, तो इसको कहते हैं 5वीं पंचवर्षीय योजना, केवल 4 साल की थी, ठीक है। आगे देखिए, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लॉलीपॉप है, पालतू क्वेश्चन है एग्जामिनर, ठीक है, एग्जामिनर का। ये ग्रुप सी डी का पालतू क्वेश्चन है कि महान निलोविस मॉडल किस पर आधारित था, यानी कि दूसरी पंचवर्षीय योजना को इंडिकेट कर रहे थे या फिर डायरेक्ट कर रहे थे, तो ये महान निलोविस का मॉडल था, ठीक है। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना
नेलोविस के मॉडल पर आधारित थी, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी और पूछ लेता किससे बिलोंग करती थी, तो ये कृषि से, ठीक है। और दूसरी पंचवर्षीय योजना में जोर दिया गया था किसका, भारी उत्पादन पर, ठीक है। आगे देखिए दूसरी पंचवर्षीय योजना जो ये बता दिया है महाल नेलोविस मॉडल पर आधारित थी, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और तीसरी पहली पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डॉमर पर, ठीक है। ये देखते चलिए, क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। आगे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से देखिए उन ठिकान क्षेत्र उन उद्योग क्षेत्र उन उद्यमों और ठिकान क्षेत्र उन उद्यमों और काम के संस्थानों में समावेशन करता है, ठिकान जहाँ रोजगार की अवधि नियमित रूप से होती है, तो उसको कहते हैं संगठित क्षेत्र। ठिकान नहीं समझ आया, अब आएगा, एक सेकंड, एक कलर चेंज करते हैं। ठिकान अब देखिए यहाँ से पढ़िए, ठिकान संगठित क्षेत्र, ठिकान यहाँ से पढ़िए, संगठित क्षेत्र उन उद्यमियों को काम और संस्थानों में समावेश करता है जहां रोजगार की अवधि नियमित रूप से होती है, ठीक है। सिंपल वे में समझिए, अगर इस संगठित को यहाँ लगा दें इसके आगे तब पढ़ने में सही रहेगा, ठीक है। यहाँ क्षेत्र पूछा है तो संगठित क्षेत्र उन उद्यमों और काम संस्थानों को समावेश करता है जहाँ रोजगार की अवधि नियमित रूप से होती है, ठीक है। समझ गए होंगे, ये वो क्षेत्र पूछना चाहता था, तो उस क्षेत्र को कहते हैं संगठित क्षेत्र, ठीक है। जो नए उन उद्यमों और काम संस्थानों को समावेशन और रोजगार की अवधि नियमित रूप से प्रदान करता है, तो उसको कहते हैं संगठित क्षेत्र, ठीक है। समझ गए हो गए, 2-3 बार बता दिया। आगे चलिए, ठीक है, क्या कहता है यहाँ पर, सामाजिक वानिकी योजना कब स्टार्ट हुई थी, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में हुई थी, ठीक है। आगे चलिए, अगला क्या कहता है, किस पर, ठीक है, किस प्रकार के उत्पादों में न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश CACP के द्वारा की जाती है, तो ये कृषि उत्पादक, ठीक है। और ये पूछ ले कृषि उत्पादन वगैरह का मुख्यालय वगैरह कहाँ है, ठीक है, जो ये निर्धारित करते हैं, तो ये है नई दिल्ली में, ठीक है। ये सब मैंने पहले ही कृषि की जो वीडियो उपलब्ध कराई थी उसमें आपको बता दिया था। आगे चलिए, हरित क्रांति, ठीक है, हरित क्रांति में सबसे ज़्यादा जोर या फिर सबसे ज़्यादा सफलता किसमें मिली थी, तो गेहूँ उत्पादन में, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर ये पूछ ले गन्ना उत्पादन में पहला राज्य कौन सा है, ठीक है, सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन होता है कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में, दाल सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में, और गेहूँ उत्तर प्रदेश में, और कपास गुजरात में, ठीक है। समझ गए होंगे, हरित क्रांति में सबसे ज़्यादा सफलता मिली थी हमको किसमें, तो ये गेहूँ उत्पादन में, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। आगे चलिए, ठीक है, यहाँ क्या कहता है, 20वां नंबर देखिए, कृषि उत्पादकों का मानकीकरण, ठीक है, कृषि उत्पादकों का मानकीकरण और उन्नयन किस संस्था के द्वारा किया जाता है, तो ये किया जाता है विपणन और निरीक्षण निर्देशालय के द्वारा, ठीक है, विपणन और निरीक्षण निर्देशालय के द्वारा किया जाता है, ठीक है। क्या क्या किया जाता है, तो ये मानवीकरण और उन्नयन, ठीक है, कृषि के उत्पादकों का मानवीकरण और उन्नयन वगैरह किया जाता है, ठीक है, इसके द्वारा आप देख लेना, ठीक है। आगे चलिए, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कृषि के साथ, ठीक है, कृषि के साथ पशुपालन करना कहलाता है, तो बताइए क्या कहलाता है, तो इसको कहते हैं मिश्रित फार्मिंग, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। मतलब आप खेती भी कर रहे हो और साथ साथ पशु वगैरह भी, डेयरी वगैरह भी खोल रखी, तो उसको कहते हैं मिश्रित फार्मिंग। और कई बार ये पूछ लेता है ट्रक फार्मिंग वगैरह क्या होता है, ठीक है, तो ट्रक फार्मिंग मतलब कृषि के साथ साथ आप सब्जियां वगैरह उगा रहे हो, ठीक है, तो उसको कहते हैं ट्रक फार्मिंग, ठीक है। कई बार ये पूछ लेता है डेयरी फार्मिंग क्या होता है, ठीक है, तो कृषि के साथ साथ आप मतलब पशु वगैरह पाल रहे हो और उनका दूध वगैरह बेच रहे हो, ठीक है, तो डेयरी वगैरह खोल रखी, तो उसको डेयरी फार्मिंग कहते हैं। और ठीक है, यहाँ पशुपालन के साथ तो ये बता दिया है, ठीक है। आगे चलिए, भारत, ठीक है, भारत में किस कारण, ठीक है, भारत में किस कारण कृषि की उपलब्धि में अधिकतम स्तर नीचे है, ठीक है, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बताइए, यहाँ पर पूछा है कि भारत में, ठीक है, भारत में किस कारण कृषि की उपलब्धि अपने अधिकतम स्तर से नीचे पहुँच गई है, तो ये क्या कारण है, ये है छोटी जोतें, ठीक है। छोटी जोतें का मतलब बता देता हूँ अभी। मान लो किसी किसान के पास 10 बीघा खेत है, ठीक है, तो 10 बीघा खेत है, मान लो 1 बीघा उसका यहाँ है, ठीक है, और दो बीघा उसका 4 किलोमीटर दूर है, ठीक है, और ये बाकी 3 बीघा हो गया ना, बाकी 7 बीघा, 4 बीघा यहाँ है 2 किलोमीटर और दूर, ठीक है, और बाकी थोड़ा बहुत खेत उसका यहाँ है, ठीक है। तो ये देखिए 10 बीघा यहाँ अलग अलग एरिया में बहुत दूर दूर बांट देते हैं, ठीक है, और वो भी उनके खेतों की संख्या, ठीक है, या जोतों की संख्या बहुत छोटी छोटी होती है। आपने अमेरिका वगैरह में देखा हुआ, ठीक है, तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा वगैरह में, ठीक है, तो वहाँ बहुत इतने बड़े बड़े खेत होते हैं उनके, ठीक है,
ठीक है। बहुत बड़े बड़े उनके खेत होते हैं, तो वो मान लो इतना बड़ा खेत है, 10 बीघा का उनका एक ही खेत है, ठीक है। तो वो एक बार में उनकी जो टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जो ट्रैक्टर चलता है और जो हैरो वगैरह होते हैं, ठीक है, तो वो एक ही बार में मतलब जोत का काम एक ही दिन में ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ इंडिया वालों में देख लो, एक खेत उनका यहाँ है, एक यहाँ है, ठीक है, एक यहाँ है, वो बेचारा दिन भर इसी में लगा रहेगा, ठीक है। वो बेचारा एक खेत को जोतेगा, ठीक है, फिर ये कहेगा छोड़ो, ये जो दूसरा है इसको कल देखेंगे, ठीक है, और ये तीसरा है इसको कल देखेंगे, ठीक है। तो ये छोटे छोटे जोत आकार वगैरह हैं, तो इस वजह से काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। यहाँ पर मतलब 10 खेत हैं और 10 ही बंदे, फिर वहाँ पर बहुत ज़्यादा मजदूर वगैरह लगते हैं। और अमेरिका में इतने बड़े बड़े खेत हैं, वो एक ही दिन में उनकी टेक्नोलॉजी A1 क्वालिटी की है, ठीक है। इतने बड़े बड़े ट्रैक्टर हैं उनके, इतने बड़े बड़े हैरो वगैरह होते हैं, वो एक ही दिन में जोत के बो भी देते हैं, ठीक है। अगर यकीन ना आए तो आप देख लेना गूगल करके या फिर यूट्यूब करके, ठीक है। A1 क्वालिटी की वीडियो आपको मिल जाएंगी, ठीक है। मेन दिक्कत अब अपने यहाँ यही है, मान लो 10 बीघा है और उन 10 बीघा को भी 10 जगह बांट रखा है छोटे छोटे जोतों में, ठीक है। तो इसी वजह से अपने यहाँ की जो कृषि वगैरह है, तो इसका लेवल डाउन होता जा रहा है, ठीक है। समझ गए होंगे, ठीक फ्रेंड्स। आगे चलिए, 23वां नंबर क्या कहता है, कृषि। भारतीय कृषि में उच्च उपज बीज की शुरुआत कब की गई थी, तो ये 1966 में, ठीक है, जब हरित क्रांति वगैरह स्टार्ट हुई थी। आगे देखिए, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत में योजना आयोग कब बनाया गया था, ये 1950 में, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी बताने को तो मैं आपको सब बता सकता हूँ। 1950 में बना था क्या, योजना आयोग, ठीक है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, 1947 में देश आज़ाद हुआ था, ठीक है, और 1950 में बहुत कुछ हुआ था, ठीक है। लेकिन अभी हमें इन पे नहीं जाना है, अभी हम सिर्फ इकोनॉमी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी पंचवर्षीय योजना की वृद्धि दर उसकी लक्षित वृद्धि दर से ज़्यादा हुई थी, ठीक है। मान लो ये पूछ रहा है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना थी, ठीक है, मतलब जिसका लक्ष्य रखा था, जो भी रखा था, तो उससे ज़्यादा वृद्धि हुई थी, ठीक है। तो ये 8वीं पंचवर्षीय योजना, मतलब इसमें ज़्यादा प्रोडक्शन वगैरह उत्पादन से ज़्यादा ही हुआ था, ठीक है। ज़्यादा मतलब जो लक्ष्य निर्धारित किया था उससे भी ज़्यादा चली गई थी ये, ठीक है। आगे देखिए, अगला क्या कहता है, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था, ये 6ठी पंचवर्षीय योजना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। आगे देखिए, किसने ग्रामीण, ठीक है, किसने ग्रामीण गरीबी उन्मूलन के लिए ठीक है, किसने ग्रामीण उन्मूलन के लिए PURA, ठीक है, यानी कि इसको पूरा भी बोल सकते हैं, पूरा मॉडल अपनाने की वकालत की थी, ठीक है। तो ये की थी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो गरीबी जो ग्रामीण जो गांव में गरीबी वगैरह है, तो उसको ख़त्म करने के लिए पूरा मॉडल अपनाने की बात की थी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने, ठीक है। आगे देखिए, एक मार्ग किस मानक की गारंटी है, तो ये गुणवत्ता की, ठीक है। एक मार्ग गुणवत्ता की गारंटी, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देखिए, खाद्य भंडार, ठीक है। खाद्य भंडार जो बम्पर फसल वाले वर्षों में से बनता है, ठीक है। जो खाद्य भंडार है वो बम्पर फसल वाले वर्षों में बनता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं बफर भंडार, ठीक है। आगे देखिए, अगला क्या कहता है, कम विकसित, ठीक है, कम विकसित देशों में गरीबी का प्रमुख कारण क्या है, तो ये आय में असमानता, ठीक है। जो अपना देश की, ठीक है, जो अपने देश की जो गिनती वगैरह होती है वो अल्प विकसित देशों में होती है या फिर विकासशील देशों में, ठीक है। और यहाँ गरीबी का प्रमुख कारण क्या है, तो अपने इंडिया की बात ले लो, ठीक है। अपने इंडिया में देखा होगा आपने कि जो लोगों में आय असमानता है, ये गरीबी का प्रमुख कारण है, ठीक है। मान लो कोई इंजीनियर है, ठीक है, कोई इंजीनियर है तो वो तो लाख रुपए महीना ले रहा है, ठीक है। और कोई नेता वगैरह है, ठीक है, तो वो सैलरी भी ले रहा है लाख, 1.5 लाख, और ऊपर से भी अंडर द टेबल भी छाप रहा है, ठीक है, मेज के नीचे से भी कमाई कर रहा है, ठीक है, लाख 2-2 लाख। और ठीक है, कोई पुलिस वाला है, ठीक है, तो वो कमा रहा है 20-25 हज़ार रुपये महीना, लेकिन जो मजदूर वगैरह हैं, ठीक है, तो इनको 3 वक्त की रोटी भी नहीं मिल पा रही है सही टाइम से, ठीक है। तो समझ गए होगे, ठीक है। दोबारा बता देता हूँ, मान लो कोई वकील है, ठीक है, वकील तो लाखों रुपए छाप रहे हैं महीना, ठीक है। इंजीनियर है वो भी लाखों रुपए छाप रहे हैं, और नेताओं की तो पूछो मत, ठीक है। लेकिन जो गरीब मजदूर वगैरह वर्ग है, तो 200-300 रुपये की झाड़ी भी बड़ी मुश्किल से कर पा रहा है, ठीक है। तो ये आय में असमानता है, ठीक है। कोई 1 लाख रुपए छाप रहा है महीने में, ठीक है, और ये गरीब मजदूर वगैरह 300 रुपये भी मुश्किल से पा रहे हैं, ठीक है। तो इसी वजह से गरीबी का ये प्रमुख कारण है आय में असमानता, ठीक है। भारत की आय, ठीक है, भारत की आय नेट पे देखना, पर व्यक्ति आय पर ईयर, ठीक है, पर व्यक्ति आय पर ईयर 1,13,000 इंडिकेट कर रखी है, ठीक है।
यानी कि भारत का प्रति व्यक्ति एक साल में 1,13,000 रुपये कुछ छाप लेता है, ठीक फ्रेंड्स। लेकिन अमेरिका की आय पर व्यक्ति आय 32 लाख रुपये है, ठीक फ्रेंड्स। 32 लाख रुपये ये अमेरिका की पर व्यक्ति आय है, नेट पे देखना चेक करके। और भारत की आय है 1,13,000 पर पर्सन, ठीक फ्रेंड्स। तो देख लो कितना डिफरेंस है आय में, ठीक फ्रेंड्स। इसी वजह से आगे चलते हैं। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाओ। भारत सरकार ने नरेगा योजना का नाम बदलकर महात्मा गांधी कब कर दिया गया था? तो ये कर दिया गया था 2009 में, ठीक फ्रेंड्स। इसको याद रख लेना 2009 में। बट यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि नरेगा का नाम बदल कर क्या कर दिया था? महात्मा गांधी, यानी कि इसके आगे एम जोड़ दिया था, ठीक फ्रेंड्स। समझ के हो गए। ये 2006 की योजना है, ठीक फ्रेंड्स। 2006 में इसको कहते थे नरेगा, ठीक फ्रेंड्स। लेकिन 2000 में इसका नाम बदल कर मनरेगा कर दिया, यानी कि महात्मा गांधी, ठीक फ्रेंड्स। समझ गए हो गए। आगे देखिए, भारत में कृषि क्षेत्र में बेरोजगारी की प्रकृति क्या है? तो ये है मौसमी बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, ठीक फ्रेंड्स। ये दोनों हो जाएंगे, ठीक फ्रेंड्स। समझ गए होगे? नहीं समझे? समझा देता हूँ। अब आप पूछोगे मौसमी बेरोजगारी क्या होती है, ठीक फ्रेंड्स। मान लो कोई व्यक्ति है तो उसका आम का वो है, ठीक फ्रेंड्स, आम का उत्पादन वगैरह करता है, ठीक फ्रेंड्स। तो आम हर मौसम में तो होते नहीं। आप देख लो, अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर के बाद नवंबर आएगा, फिर दिसंबर, ठीक फ्रेंड्स। ये ठंड वगैरह का सीज़न है, तो ठंडों में आम नहीं होते हैं, ठीक फ्रेंड्स। आम मिलते हैं जून जुलाई गर्मियों में, ठीक फ्रेंड्स। अब मान लो किसी का आम उत्पादन का है, आम बेचने का काम है, ठीक फ्रेंड्स। तो वो जून जुलाई में तो आम बेचेगा, लेकिन ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी वगैरह ठंडों में, ठीक फ्रेंड्स, ठंडों में वो खाली बैठेगा। तो इसको कहते हैं मौसमी बेरोजगारी, ठीक फ्रेंड्स। यानी कि सीजन टू सीजन। अब मान लो नहीं समझे ना, अभी दोबारा समझा देता हूँ। मान लो कोई आइसक्रीम बेचने वाला है, ठीक फ्रेंड्स। तो वो गर्मियों में तो आइसक्रीम धड़ाधड़ बिकती है, ठीक फ्रेंड्स, और लोग खाते भी हैं। लेकिन अब ठंड का मौसम चल रहा है, तो ठंडों में तो वो बेरोजगार रहेगा ना, क्योंकि ठंडों में तो आइसक्रीम ना तो बिचेगी और ना ही वो बेच सकता है, ठीक फ्रेंड्स। यानी कि एक सीज़न में मतलब काम करना, ठीक फ्रेंड्स, और अगले सीज़न मतलब बेरोजगार रहना। तो इसको कहते हैं मौसमी बेरोजगारी, ठीक फ्रेंड्स। अब सर्दी के मौसम में तो कोई आइसक्रीम वगैरह खाएगा नहीं, ठीक फ्रेंड्स। तो समझ गए होगे। अब प्रच्छन्न बेरोजगारी भी बता दूं क्या, ठीक फ्रेंड्स, सुन लो। मान लो आप कृषि वगैरह कर रहे हो, आपके पास 1 बीघा खेत है, और 1 बीघा को मान लो एक आदमी कर सकता है, एक नहीं तो दो तो लगा ही लो, ठीक फ्रेंड्स। आप हो, ठीक फ्रेंड्स, ये 1 बीघा खेत है आपका, आप कर सकते हो इसको, और आपके फादर, ठीक फ्रेंड्स, 2 लोग लगे हुए हैं। लेकिन आपके घर में है 5 लोग, ठीक फ्रेंड्स। आपके बच्चे भी इसमें लगा लिए आपने, ठीक फ्रेंड्स, और आपने अपने 2 बच्चे हैं उनको भी लगा लिया, अपने भाई को भी लगा लिया, ठीक फ्रेंड्स। तो इसको कहते हैं छिपी हुई बेरोजगारी। मतलब खेत तो सीमित है, ठीक फ्रेंड्स, लेकिन आवश्यकताओं से ज़्यादा लोग का लगा होना, ठीक फ्रेंड्स। इसको कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी या फिर छिपी हुई बेरोजगारी, ठीक फ्रेंड्स। 1 बीघा खेत आप 2 जने कर सकते थे, लेकिन आपने लगा लिया अपने बच्चों को भी और भाई को भी, ठीक फ्रेंड्स। समझ गए होगे। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल एंड आई होप यू डोंट माइंड। सो लेट्स बैक डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक फ्रेंड्स। आगे चलिए। ऐसी परिस्थिति जहाँ लोगों की आय उनके न्यूनतम खपत व्यय को पूरा करने के लिए प्राप्त नहीं है, तो उसको कहते हैं पूर्ण गरीबी, ठीक फ्रेंड्स। मान लो कोई व्यक्ति है 300 रुपये छाप रहा है दिन में, ठीक फ्रेंड्स। छाप क्या रहा है बेचारा, मजदूरी करेगा 300 में तो, ठीक फ्रेंड्स। तो 300 रुपये है, ठीक फ्रेंड्स, और वो भी उसके परिवार की न्यूनतम खपत को भी, ठीक फ्रेंड्स, न्यूनतम खपत को भी या फिर उसके खर्चे को भी पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो उसको कहते हैं पूर्ण गरीबी, ठीक फ्रेंड्स। आगे देखिए, भारतीय कृषि को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? तो ये देखिए, अल्प भूमि, श्रम, अधिशेष, अर्थव्यवस्था, ठीक फ्रेंड्स। जो अल्प भूमि है, छोटी मोटी जो जोतें वगैरह हैं, ठीक फ्रेंड्स, श्रम अधिशेष है, और अर्थव्यवस्था। समझ रहे होगे। आगे देखिए, कौन सा आयोग भारत में कृषि आयोग के संबंध में न्यूनतम, ठीक फ्रेंड्स, समर्थन मूल्य व खरीद मूल्य निर्धारित करता है? तो ये कृषि मूल्य आयोग है, जिसका क्या कहते हैं, जिसका संस्थान या फिर जिसका, ठीक फ्रेंड्स, ये करता है कृषि मूल्य आयोग, और जिसका संस्थान या फिर जिसका कह लो जिसका मुख्यालय वगैरह कहाँ पर है, दिल्ली में, ठीक फ्रेंड्स। ये मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। यानी कि जो ये एमएसपी वगैरह, ये एमएसपी वगैरह निर्धारित करते हैं, ठीक फ्रेंड्स, जिस पर अभी काफ़ी बवाल भी हुआ था। तो ये दिल्ली में है इसका मुख्यालय, ठीक फ्रेंड्स। आगे देखिए, गरीबी हटाओ का नारा तो ये बता दिया 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, और 5वीं पंचवर्षीय योजना 74 से 79 के बीच में चली थी, ठीक फ्रेंड्स। आप इन डेटों को देखते रहिए। ये क्वेश्चन ग्रुप CD के पालतू क्वेश्चन है, कई बार ये रख देता है कि 1974 और 79 के बीच कौन सी योजना चली थी। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। आप इनको देखते रहिए या स्क्रीनशॉट लेते रहिए। ये देखिए, अभी बताया ना प्रच्छन्न बेरोजगारी किस क्षेत्र में दिखाई देती है, तो अभी बताया था, ठीक है, कृषि बेरोजगारी में, ठीक है, जो कृषि क्षेत्र है, अभी बताया था ना, एग्जाम्पल दे के आप कर रहे हो काम, आपका भाई कर रहा है, ठीक है। तो ये प्रच्छन्न बेरोजगारी कृषि में इंडिकेट होती है, ठीक है। आगे देखिए, किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य विकास रणनीति के
तहत पर्यावरणीय धारणा को महत्व देना था, तो ये थी 9वीं पंचवर्षीय योजना। आगे देखिए, इस पर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो, एग मार्क क्या है, ठीक है। तो ये देखिए, वह कृषि से संबंधित होता है, ठीक है, कृषि उत्पादकों से संबंधित होता है एग मार्क, ठीक है। आगे चलिए, अगला क्या कहता है, ठीक है, कृषि का व्यवसायीकरण बताता है, ठीक है। कृषि का व्यवसायीकरण कौन बताता है, तो ये हो जाएगा बिक्री के लिए फसलों का उत्पादन, ठीक है। कृषि का व्यवसायीकरण बताता है तो बिक्री के लिए फसलों का उत्पादन, ठीक है। आगे देखिए, अब चलिए, ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना किसे प्राथमिकता दी गई थी, तो ये बता दिया, कृषि पर जोर दिया गया था, ठीक है, कृषि। आगे देखिए, इनमें से किस, ठीक है, इनमें से किस उत्पाद पर आईएसआई का मोहर लगा होता है या फिर आईएसआई का निशान होता है, ठीक है। तो ये बिजली के जितने उपकरण वगैरह आते हैं, ठीक है, तो उनको ध्यान से देखना, किसी डब्बे पे उनके ऊपर आईएसआई का मार्क या चिन्ह लगा होता है, ठीक है, आप देखना ध्यान से। आगे देखिए, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से आत्मनिर्भरता था, तो ये थी चौथी पंचवर्षीय योजना। आगे देखिए, ठीक है, मैं इनको इसलिए डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, करने को तो मैं इसको भी कर सकता हूँ। प्रथम पंचवर्षीय योजना तो ये कृषि पर आधारित थी, ठीक है, 1951 में चली थी, 51 से 56, ठीक है, और हेराडोमल मॉडल पर आधारित थी, ठीक है। ये मैंने ऊपर बता ही दिया है, इसलिए थोड़ा तीव्र गति में चल रहा हूँ, ठीक है। आगे देखिए, संरचनात्मक बेरोजगारी का, ठीक है, किस कारण होती है, तो संरचनात्मक बेरोजगारी का क्या कारण होता है या किस कारण होती है, तो ये होती है अपर्याप्त उत्पादन क्षमता का कारण, ठीक है, अपर्याप्त उत्पादक क्षमता का कारण। आगे देखिए, इनमें से कौन सी भारत के विकास के लिए आवश्यक शर्त नहीं है, ठीक है। तो ये जनसंख्या वृद्धि, ये भारतीय जनसंख्या के विकास का कारण नहीं है, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि आपने देखा हुआ बढ़ती जा रही है और जिसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, ठीक है, जंगल वगैरह कटते जा रहे हैं, आप मान लो जनसंख्या बढ़ती जा रही है, ठीक है। अब लोग बढ़ते जा रहे हैं लेकिन ज़मीन तो सीमित है ना, ठीक है। अब लोग जब भाई पैदा हुआ है, ठीक है, तो वो पैदा हुआ है तो बड़ा भी होगा, बड़ा होगा तो भाई उसके खाने के लिए चाहिए, ठीक है, तो फिर उसे काम करने के लिए चाहिए और फिर रहने के लिए घर भी चाहिए, ठीक है। तो मान लो एरिया तो सीमित है, ठीक है, तो फिर एरिया जो जंगल वगैरह है, ठीक है, जंगल कटेंगे, ठीक है, तो वहाँ पर फिर बिल्डिंगें बनेंगी, ठीक है, फिर उन रहने के लिए इन लोगों को जगह दी जाएगी, ठीक है। आपने देखा ही होगा, ठीक है, जंगल वगैरह बहुत ही कम रह गए हैं क्योंकि जनसंख्या बढ़ती जा रही है। भाई कोई रहेगा, ठीक है, तो उसके लिए घर भी चाहिए, फिर रोज़गार भी चाहिए, ठीक है। रोज़गार जब मिलेगा, ठीक है, जब बिल्डिंगें बनेंगी फिर कंपनियां बनेंगी, ठीक है। समझ रहे होगे जो मैं कहना चाहता हूँ। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इनमें से कौन सी संस्था पंचवर्षीय योजना को लागू करने की मंजूरी देती थी, ये राष्ट्रीय विकास परिषद, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला कहता है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आर्थिक सुधार सर्वप्रथम किसके द्वारा लागू की गई, तो ये था पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने 1990 में, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। आगे देखिए, सरकार द्वारा लागू प्रथम पंचवर्षीय योजना, ठीक है, तो ये बता दिया हेराडोमर मॉडल पर आधारित थी। आगे चलिए, ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी, ठीक है, इसका वो ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की ज़रूरतों को पूरा करते हुए भविष्य की क्षमताओं को ध्यान में रखता है, ठीक है। यह ब्रेटलैंड कमीशन का मुख्य बिंदु था, तो इसे डैश विकास कहते हैं, ठीक है, इसे डैश विकास कहते हैं। तो बताइए क्या कहते हैं, तो इसका क्वेश्चन का आंसर आप दोगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। इसको बताइए कौन सा विकास कहते हैं, सस्टेनेबल विकास या समान विकास या आपदा प्रबंधन या क्षमता निर्माण, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपसे चाहता हूँ, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर टाइप नहीं किया आंसर, बताना, अदरवाइज अगली वीडियो में तो आपको बता ही दूंगा। आगे देखिए, भारत में नई कृषि नीति तो ये 1966 में बनाई गई थी या फिर लागू की गई थी। आगे देखिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तो ये भारी उद्योगों को इसमें प्राथमिकता दी गई थी। आगे देखिए क्या कहता है, भारत में कितनी भूमिधारकों को किसानों को छोटे किसान के रूप में परिभाषित किया जाता है, ठीक है। तो ये भी मैंने बताया था ना, मान लो किसी के पास 1 बीघा खेत है या फिर इधर 2 बीघा है, ठीक है, तो ये 1 से 2 हेक्टेयर लोगों को छोटे किसान या फिर सीमांत किसान कहते हैं, ठीक है। समझ के हो गए, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आगे देखिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तो ये भारी उद्योगों को सपोर्ट किया गया था इसमें। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, एक सेकेंड देखिए, यहाँ से देखिए, ठीक है, वो क्वेश्चन रिपीट हो गया था। आगे देखिए, 53वां नंबर क्या कहता है, 53वां नंबर कहता है,
तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, भारतीय अर्थव्यवस्था में किस समय मंदी रहती है फ्रेंड्स। तो बताइए, भारतीय अर्थव्यवस्था में जनवरी से जून के बीच मंदी रहती है फ्रेंड्स। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कृषि क्षेत्र किस प्रकार औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देता है। तो बताइए कृषि क्षेत्र किस प्रकार के औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देता है। तो ये है औद्योगिक क्षेत्र के लिए बाजार खोलकर, कृषकों को खाना और कपड़े देकर, कृषकों को नहीं श्रमिकों को खाना और कपड़े देकर, कच्चा माल की पूर्ति करके फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी फ्रेंड्स। गरीबी हटाओ का नारा ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। आगे चलिए 12वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड तो ये बता दिया है फ्रेंड्स। आगे देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमतों का निर्धारण कौन करता है। ये मांग और फ्रेंड्स, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमतों का निर्धारण किया जाता है तो मांग और आपूर्ति के द्वारा फ्रेंड्स। जो मैंने ऊपर बताई थी ना, इसमें जो अमीर वगैरह लोग होते हैं फ्रेंड्स, तो वो अपनी पूंजी वगैरह लगाते हैं फ्रेंड्स, तो उन्हें सिर्फ अपने प्रॉफिट से मतलब है फ्रेंड्स। तो वही बात बताई जा रही है। आगे चलिए आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है। तो ये करता है बाजार के आकार पर, पूंजी निर्माण पर, प्राकृतिक संसाधन। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। आगे देखिए अर्थव्यवस्था फ्रेंड्स, अर्थव्यवस्था को अनावश्यक नियंत्रण और विनियमन मुक्त करना क्या कहलाता है। तो उसका कहते हैं उदारीकरण फ्रेंड्स। एक सेकेंड फ्रेंड्स, 60वां नंबर देखिए क्या कहता है, अब दिखाई दे रहा होगा फ्रेंड्स। तो चलिए 60वां नंबर क्या कहता है, इनमें से क्या कृषि मूल्य नीति से संबंधित नहीं है। तो समर्थन मूल्य ये इससे संबंधित नहीं है फ्रेंड्स। आगे चलिए 61वां नंबर देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इसमें क्या कहता है, दूसरी हरित क्रांति का उद्देश्य टैक्स को बढ़ावा देकर कृषि के उत्पादन में वृद्धि करना था। ये समावेशी विकास फ्रेंड्स। आगे देखिए 62वां नंबर क्या कहता है, इनमें से कौन सा वक्र बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के बीच विपरीत संबंध दिखाता है। तो ये है फिलिप वक्र, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। कई बार ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता कि फिलिप वक्र चक्र क्या दिखाता है फ्रेंड्स। तो ये मुद्रास्फीति और बेरोजगारी को इंडिकेट करता है। आगे चलिए भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या खेतों में लगी हुई है। तो ये 70% फ्रेंड्स। आगे देखिए अगला क्या कहता है, किसी देश की जन्म दर को परिभाषित किया जा सकता है। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर बी है फ्रेंड्स। एक वर्ष के अंदर प्रति 1000 जन्मों की संख्या पर फ्रेंड्स। 1000 एक वर्ष में मतलब जितने भी बच्चे वगैरह जन्म हुए हैं फ्रेंड्स, तो उनको प्रति 1000 संख्या पर काउंट किया जाता है फ्रेंड्स। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में चली थी फ्रेंड्स, ये बता दिया है। आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है फ्रेंड्स, दूसरा नहीं 66वां, इनमें से कौन योजना आयोग के अध्यक्ष फ्रेंड्स, इनमें से कौन योजना आयोग के अध्यक्ष होता है। तो ये प्रधानमंत्री फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री होता है योजना आयोग का अध्यक्ष वगैरह फ्रेंड्स। अब योजना आयोग के जगह पर 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग आ गया है फ्रेंड्स। तो नीति आयोग का भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री वगैरह होता है फ्रेंड्स। ये रक्षा मंत्री हमारे राजनाथ सिंह है, अटॉर्नी जनरल फ्रेंड्स। तो इनकी अभी हाल में नियुक्ति हुई है फ्रेंड्स। आई थिंक क्या नाम है इनका फ्रेंड्स, जो भी करंट अफेयर का टॉपिक है। आगे चलिए फ्रेंड्स, ऐसी बेरोजगारी जो व्यापार गतिविधियों के सामान्य मंदी में उत्पन्न होती है तो उसको कहते हैं चक्रीय बेरोजगारी फ्रेंड्स। आगे चलिए, ऐसी बेरोजगारी जो किसी अर्थव्यवस्था में तब उत्पन्न होती है जब कोई व्यक्ति एक रोजगार से दूसरे रोजगार में परिवर्तन करता है, मतलब अपनी जॉब चेंज करता है, तो उसको कहते हैं घर्षण जनित बेरोजगारी फ्रेंड्स। मान लो कोई एक व्यक्ति है फ्रेंड्स, एक मतलब इस कंपनी से छोड़ कर दूसरी कंपनी में गया फ्रेंड्स, तो वही बात बताई जा रही है कि एक व्यक्ति रोजगार से दूसरे रोजगार में परिवर्तन करता है तो उसको कहते हैं घर्षण जनित बेरोजगारी। आगे देखिए, ऐसी बेरोजगारी जो वर्ष के किसी निश्चित समय पर उत्पन्न होती है फ्रेंड। तो अभी मैंने बताया था ना फ्रेंड, जो एक ऐसी बेरोजगारी जो वर्ष में किसी निश्चित समय पर उत्पन्न होती है जब वस्तुओं और सेवाओं की मांग समानता कम रहती है तो उसको क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं मौसमी बेरोजगारी फ्रेंड। अभी ऊपर बताया था ना, मतलब मौसमी बेरोजगारी क्या वगैरह कहते हैं फ्रेंड। आगे देखिए, पूर्ण रोजगार स्तर वह है जिस पर कोई बेरोजगार ना हो फ्रेंड्स। आगे देखिए, ऐसी बेरोजगारी जो मांग और आपूर्ति में परिवर्तन से नहीं बल्कि औद्योगिक संगठनों तथा तकनीकी सुधारों से उत्पन्न होती है तो उसको कहते हैं ढांचागत बेरोजगारी फ्रेंड। आगे चलिए, यदि चाय की कंपनियाँ फ्रेंड, यदि चाय की कंपनियाँ यंत्रीकृत चाय की पत्ती तोड़ने वाली मशीनों का प्रयोग करें फ्रेंड, ये सिंपल वे में समझिए। मान लो जो चाय के पेड़ वगैरह हैं फ्रेंड, जो चाय के पेड़ वगैरह हैं तो उनकी पत्तियाँ पहले तो
हाथों से तोड़ी जाती हैं, लेडीज वगैरह तोड़ती हैं, ठीक है। अगर यही पूछना है, क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि जो ये चाय की कंपनी वगैरह है, ठीक है, तो ये मतलब चाय की पत्तियां हाथों से ना तोड़कर मशीनों से तोड़वाने लगे तो क्या असर पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखिए, हाथ से चाय की पत्तियां तोड़ने वालों की मज़दूरों की वेतन में कमी हो जाएगी, ठीक है। आजकल सब कुछ टेक्नोलॉजी पे हो गया, यही क्वेश्चन बता रहा है, ठीक है। जो मशीन आएगी तो वो पत्तियां वगैरह तोड़ेगी तो उसमें क्या होगा, जो हाथ से तोड़ने वाले जो मज़दूर वगैरह होंगे तो उनके वेतन में कमी आएगी और हो सकता है कि कुछ लोगों को हटा भी दिया जाए वहाँ से, ठीक है। टेक्नोलॉजी का फ़ायदा भी है, घाटा भी है, ठीक है। आपने देखा होगा पहले, मान लो कोई नहर वगैरह खोदनी है या फिर कोई कुछ खोदना है या फिर बिल्डिंग वगैरह बनानी है, ठीक है। तो पहले हज़ारों मजदूर काम करते थे नहर खोदने में, ठीक है। लेकिन अब तो एक जेसीबी हज़ारों बंदों का काम कर रही है, वो तो दिनों दिन खोदती रहती है, ठीक है। तो ये क्या है, ठीक है। तो इसने सबको सबकी जॉब छीन ली है, ठीक है, समझ रहे होगे। एक नहर को खोदने में हज़ारों आदमी लगते थे, हज़ार नहीं तो 100 तो लगा ही लो, ठीक है। और अब एक ही बंदा वो जेसीबी पे बैठा हुआ पूरी नहर खोद देता है, ठीक है, समझ रहे होगे। आगे चलते हैं। भारत में ग्रामीण क्षेत्र के लिए स्वीकृत कैलोरी कितनी है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग वगैरह हैं, ठीक है, तो उसको कैलोरी की मात्रा बताई जाती है 2400, ठीक है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और गाँव शहरी क्षेत्रों के लिए 2100, ठीक है। जो गाँव वगैरह के लोग हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, तो उनको एक दिन में 2400 कैलोरी तो मिलना ही चाहिए भोजन, और शहरी क्षेत्रों के लिए 2100 इंडिकेट करता है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये इंडिकेट करता है इनके काम के ऊपर, ठीक है। ये कैलोरी वगैरह इंडिकेट करता है इनके काम के ऊपर। मान लो कोई भट्टा मजदूरी करता है या फिर मजदूरी वगैरह करता है कोई, तो चलिए फ्रेंड्स, मैं ये बता रहा था ना कि ये डिपेंड करता है जो कितने किसको कितनी कैलोरी मिलेगी, तो ये डिपेंड करता है इनके काम के ऊपर, डिपेंड। कोई मान लो मजदूरी कर रहा है, डिपेंड मजदूरी कर रहा है तो उसके लिए तो 2400 कैलोरी भी कम है, डिपेंड। उसको तो लगभग 6000 कैलोरी चाहिए, डिपेंड्स। क्योंकि जो झाड़ी मजदूरी करते हैं, जो बहुत ही हार्ड वेट वगैरह उठाते हैं, उसके लिए 2400 कैलोरी बहुत कम है, डिपेंड। उसके लिए तो लगभग 6000 कैलोरी चाहिए दिन में। और मान लो जो शहरी क्षेत्र है, डिपेंड, तो इसमें 2100 बताई गई है। मान लो ये भी, डिपेंड, जो शहरी क्षेत्र है तो इसमें 2100 बताई गई है। अब मान लो कोई वकील है, ठीक है, वो तो कुछ कर ही नहीं रहा है, ठीक है, वो तो बैठा हुआ है कुर्सी पे, मान लो, ठीक है। कोई वकील वगैरह है या फिर कोई अकाउंटेंट वगैरह है, तो वो तो कुर्सी पर बैठा है, ठीक है। तो उसके लिए तो 2100 कैलोरी भी जो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि वो तो कुछ कर ही नहीं रहा है, ठीक है। तो उसके लिए तो 2100 भी ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन जो ये 2400 कैलोरी है, ये तो जो हार्ड वर्क वगैरह करता है, जो झाड़ी मजदूरी करते हैं, ठीक है, जो हैवी वेट वगैरह उठाते हैं, तो उसके लिए 2400 भी कम है। ये डिपेंड करता है उनके काम के ऊपर, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन तो यही बनता है, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोगों के लिए 2400 बताई गई है, ठीक है, और शहरों वालों के लिए 2100, ठीक है। यही आपको याद रखना है। बाकी जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताया था ये मत लगा के आ जाना, ठीक है। ये तो मैं बता रहा हूँ ऐसे ही। आगे चलिए। नवमालथसवादी सिद्धांत किससे संबंधित है, तो ये संसाधनों की कमी थी, ठीक है। आगे देखिए, निम्न में से किस एक को प्रच्छन्न बेरोजगारी के रूप में माना जा सकता है, तो ये अल्प बेरोजगारी, ठीक है। आगे देखिए, तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था कृषि, ठीक है। आगे देखिए, किस पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान लागू कर दिया गया था। आगे देखिए, लॉरेंज वक्र, तो ये बता दिया है, आय का वितरण, ठीक है, आय का वितरण को इंडिकेट करता है। आगे देखिए, आय का वितरण वगैरह, या फिर कई बार ये मुद्रास्फीति वगैरह भी होता है ऑप्शन में, ठीक है। बट यहाँ पर याद रखना, लॉरेंज वक्र किसको दर्शाता है, तो ये आय के वितरण को, ठीक है। आगे देखिए, पंचवर्षीय योजना, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। आगे देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक और विनियम क्षेत्रों को किस प्रकार विभाजित किया जा सकता है, तो उनके उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर, ठीक है। 81 नंबर देखिए, क्या कहता है, भारत में कृषि आय को मापने के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है, तो ये निर्गत विधि का प्रयोग किया जाता है कृषि आय को मापने के लिए। चितरंजन लोकोमोटिव की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी, तो पहली। आगे देखिए, यहाँ पर बताना कौन सा गलत है, ठीक है। तो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड ये नहीं है, ठीक है, ये था तीसरी का, ठीक है। आगे चलिए, इनमें से कौन भारत में कृषि ऋण के क्षेत्र के लिए सर्वोच्च संस्था है, तो यह है नाबार्ड, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और ये छठी पंचवर्षीय योजना में इसकी स्थापना हुई थी, आई थिंक 12, ठीक है, 12 जुलाई 1982 का दिन था वो,
ठीक है। ये याद रखना। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982, ठीक है। आगे देखिए निम्नलिखित रोलिंग प्लान का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो ये गुन्ना, ठीक है, रोलिंग प्लान का सुझाव दिया था, तो ये गुन्नार मिर्डल ने दिया था, ठीक है, गुन्नार मिर्डल। आगे चलिए, तेंदुलकर समिति का गठन गरीबी नापने के लिए किया गया था, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। आगे देखिए, रियल एस्टेट किसके अंतर्गत आता है, तो ये तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। आगे देखिए, किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य तेज, अधिक और समावेशी धारणीय विकास था, तो ये 12वीं पंचवर्षीय योजना का। आगे देखिए, कृषि मंत्रालय ने APMC अधिनियम 2017 में अनावरण किया। इसमें प्रत्येक राज्य और संघशासित प्रदेश को किस प्रकार परिभाषित किया गया था, तो एकीकृत बाजार के रूप में इंडिकेट किया गया था हर राज्य और यूटी को। आगे देखिए, इनमें से किसने 1944 में गांधी योजना तैयार की थी, तो ये थे SN अग्रवाल। आगे देखिए, हरित क्रांति, फ्रेंड्स, आगे देखिए, हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना में प्रस्तुत की गई थी, तो ये तीसरी, फ्रेंड्स। और अगर इसका टाइम पीरियड पूछ ले तो 1966 से 67 के बीच, फ्रेंड्स, 1966 से 67, फ्रेंड्स। आगे देखिए, इनमें से कौन आबादी के पठारी चरण का प्रतिनिधित्व करता है, तो ये जब जन्म दर मृत्यु दर समान हो, फ्रेंड्स, तो इसमें तो इसको कहते हैं आबादी पठार चरण, फ्रेंड्स। आगे देखिए, ऐसी बेरोजगारी जो कुछ वर्ष में महीनों, फ्रेंड्स, तो ये सिंपल वे में समझाई दी है, फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ भी देख लीजिए, ऐसी बेरोजगारी जिसमें वर्ष के कुछ महीने में लोगों के पास रोजगार नहीं होता, तो उसको कहते हैं मौसमी बेरोजगारी, फ्रेंड्स। ये शुरू में ही बता दिया था। मान लो कोई कुल्फी बेचता है या फिर आइसक्रीम बेचता है, फ्रेंड्स, तो गर्मियों में उसकी आइसक्रीम धड़ाधड़ बिकेगी, फ्रेंड्स, और फिर कुछ समय के बाद जब ठंड वगैरह आएगी तो ना तो वो आइसक्रीम बेचेगा और ना ही लोग खरीदेंगे, फ्रेंड्स। तो इसको कहते हैं मौसमी बेरोजगारी। मतलब एक मौसम में तो उसे काम मिल रहा है, दूसरे मौसम में मतलब वो बेरोजगार है। आगे चलते, इनमें से कौन सी अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो ये कपड़ा, फ्रेंड्स, कपड़ा वगैरह आता है, फ्रेंड्स। बाकी आप बैंकिंग वगैरह तृतीय क्षेत्र से बिलोंग करता है। आगे देखिए, इनमें से किस वर्ष नई आर्थिक नीति लागू की गई थी, 1991, ये सब पहले करा चुका हूँ, फ्रेंड्स। आगे देखिए, ऐसा क्षेत्र जो छोटा और अस्त व्यस्त इकाइयों के रूप में परिभाषित किया जाता है और ऐसी इकाइयाँ सरकार के नियंत्रण के बाहर होती है, तो इनको क्या कहते हैं, तो इनको कहते हैं असंगठित क्षेत्र। शिक्षित बेरोजगारी क्या है, तो इसको तो आप भली बात डिफाइन कर सकते हो। ये देखिए, ऐसी बेरोजगारी जिसे समानता शहरी क्षेत्रों में देखा जा सकता है, फ्रेंड्स। जो शहरी लोग हैं, डिग्री लगे घूम रहे हैं, फ्रेंड्स, बट जॉब नहीं मिल रही है, रोजगार नहीं मिल रहा है, तो इसको कहते हैं शिक्षित बेरोजगारी। आगे चलिए, आगे देखिए, इनमें से कौन आर्थिक सर्वेक्षण प्रदर्शित करता है, तो ये वित्त मंत्रालय। आगे देखिए, किस पंचवर्षीय योजना ने ऐसा माना जाता है कि मानव विकास ही सभी विकासात्मक प्रयासों का मूल था, ठीक है। तो मानव विकास सभी विकासात्मक प्रयासों का मूल था, तो 8वीं पंचवर्षीय योजना, फ्रेंड्स। अब इसको तो बताने की जरूरत नहीं है, आप कर ही सकते हो। मौसमी बेरोजगारी क्या होती है, तो बता दीजिए, फ्रेंड्स, बता सकते हो ना, फ्रेंड्स। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी है, ऐसी बेरोजगारी जिसमें लोग वर्ष के कुछ समय नौकरी नहीं ढूंढ पाते या फिर उनको रोजगार धंधा नहीं मिलता, फ्रेंड्स, इसको कहते हैं मौसमी बेरोजगारी, फ्रेंड्स। तो ये थे हमारे 103 क्वेश्चन जो कि मैंने बिल्कुल डिटेल में समझाए आपको, फ्रेंड्स। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर कोई कंटेंट पसंद आता है, वो कोई न्यू स्टूडेंट वगैरह हो, तो वो लाइक कर सकता है, फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कर सकता है चैनल को और सपोर्ट कर सकता है, फ्रेंड्स। थोड़ा बहुत सपोर्ट करो, फ्रेंड्स, सपोर्ट करोगे तभी आपको मज़ा भी आएगा और मुझे पढ़ाने में मज़ा आएगा, फ्रेंड्स। तो लाइक कर सकते हो आप वीडियो को, फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को, शेयर कर सकते हो ग्रुप्स में, फ्रेंड्स, जहाँ भी कर सकते हो आप। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आप मंथली करंट अफेयर या फिर करंट अफेयर मुझसे पढ़ना चाहते हो, फ्रेंड्स। तो आप अपना सजेशन ज़रूर बताना, फ्रेंड्स। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।